दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रविंद्र पंचोली साहब। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरएसएस से भी कनेक्टेड रहे हैं बहुत तरीके से और बहुत अच्छी जानकारी है इनकी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। लेकिन आज हम एक स्पेशल इशू पे बात करने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे शुरू हुआ और वक्फ बोर्ड की क्या इनकी हैसियत है और कैसे वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग लाखों एकड़ की जमीन पे कब्जा किया हुआ। तो रविंद्र साहब जी आप बताइए कि वक्फ बोर्ड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसका क्या रोल हो सकता है हमारे देश के अंदर। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। वक्फ बोर्ड का जो पहला अधिनियम आया था वो 1954 में नेहरू सरकार लेके आई थी। वो इसलिए लेके आई थी कि जो पाकिस्तान मुसलमान गए थे उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज किया जा सके, तो एक उन्होंने अधिनियम लाके मुसलमानों को कहा था कि इन प्रॉपर्टी को आप मैनेज करिए और जो वहां से शरणार्थी आए हैं उनकी सपोर्ट करिए। वो तो हुआ नहीं। ये कुछ अशराफ, यहाँ इसमें भी दो तबके हैं, एक अशराफ है और एक पासमानदा है। अशराफ जो जनरली होते हैं ये सैयद और जैसे हम लोगों में ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरह के जो कहे जाते हैं कि उच्च वर्ण के, ऐसे ही इन लोगों में भी है, बाइफर्केशन बहुत है। पर वो लोग धर्म के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, हम नहीं हो पाते। तो इनका जो वक्फ बोर्ड पे है पूरा अशराफ का कब्जा है। पसमानदा वो है जो आप देखें अंसारी है, कुरैशी है, ये जो जिसको ये नीचे तबके के मानते हैं। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अशराफ और पसमानदा इनकी मस्जिदें भी अलग होती है। अशराफ की मस्जिदों में पसमानदा को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है ऐसा कि मुसलमानों में तो जाति भेदभाव है ही नहीं, कोई जाति पाति है ही नहीं, जबकि ये बहुत जोरों से मौजूद है। और शिया सुन्नी का तो सारे दुनिया को पता है। इसके बाद 1995 में वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो 1 जनवरी 1996 से शेप में आ गया, मतलब वर्किंग कंडीशन में आ गया। 1996 से ये वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। वक्फ का मतलब होता है दान, या आपने डिपॉजिट करा दिया किसी चैरिटी के लिए। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो मेंटेन करता है उसको औकाफ कहते हैं, और जो दान देता है उसको कहते हैं वाकिफ। वाकिफ का मतलब जानने वाला। आप जिसको जानते हो उसने दान की प्रॉपर्टी, और औकाफ है उस पार्टी को मतलब उस संपत्ति को मैनेज करता है, उसको कैसे क्या यूटिलाइज करना है। ये संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना इसका हस्तांतरण हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। पर जिन लोगों का कब्जा है, इन लोगों ने लाखों करोड़ों के कमा रहे हैं इसके किराए से। अपनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, अपने स्कूल बना दिए हैं, और वो चला रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं। जो पसमानदा समाज है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो करीब करीब 10 से 15% जो है ये अशराफ लोगों का इस पे कब्जा है। बाकी 85% मुसलमान को इससे कोई फायदा नहीं है। पर चूंकि जहां धर्म का मामला आता है सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, और अल्लाह की जमीन है और अल्लाह की जमीन कोई कैसे ले सकता हो, वैसे इस तरह का बयान देते हैं तो सारे एकजुट हो जाते हैं। अगर वो इसकी गहराई में जाके देखें, कभी मंथन करें कि यार इस वक्फ बोर्ड का हम लोगों को क्या फायदा हुआ है, तो 85% पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ है। जो 15% लोग हैं वही मलाई काट रहे हैं, वही सारा हल्ला मचाए हुए हैं। बाकी किसी विधवा आश्रम खोला हो, कोई कॉलेज खोला हो, कोई स्कूल खोला हो, ऐसा कहीं इनके इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक इससे बात बताऊंगा, बात करेंगे कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, मुस्लिम पाकिस्तान पे चले गए, हिंदू इंडिया के अंदर आ गए। बेसिक तो यही बात थी ना, रीजन के बेस पे हुआ। फिर नेहरू ने बहुत से मुसलमानों को यहाँ पे रोक लिया क्योंकि उसको वोट बैंक चाहिए था। स्पेशली उसने यूपी के चीफ मिनिस्टर से फोन किया था उस टाइम पे कि मुसलमान को मत जाने दो। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे उनको काट काट करके कन्वर्ट कर करके खत्म कर दिया। 2% रह गए, उस टाइम पे 15-16% थे। यहाँ पे मुसलमान जो थे 15% थे, आज यहाँ पे 18 या 20% हो गए। और ये वक्फ बोर्ड अब हमारी जमीन लेने पे लगे हुए। हमने जो मुसलमानों को जमीन दी थी, बहुत सी जमीन दे दी, पाकिस्तान को दे दी, बांग्लादेशी बैठा हुआ, फिर ये हमारी जमीन में क्या कर रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ पे बैठे हैं? उनको वक्फ बोर्ड जैसी जगह दे करके इनको यहाँ पे एक स्पेशली शरणार्थी क्या है, इनको तो मालिक बना दिया गया इंडिया के अंदर। और अगर आप बात करते हैं कि कितनी जमीन इनके पास है, पहला नंबर जो जमीन है पूरे इंडिया के अंदर वो है रेलवे के पास, दूसरे नंबर पे डिफेंस के पास, और तीसरी वक्फ बोर्ड के पास। हिंदुओं के पास क्या है, क्या बचा हमारे पास? तो इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, वक्फ बोर्ड के पास 2022 तक कुल 8,65,644 प्रॉपर्टीज थी। 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन इनके कब्जे में है। और आपको ये बता दूं, ये तो वक्फ बोर्ड की बात हुई, पर मुसलमानों को कितना बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने दिए हैं, उसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं कि 23 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने 743 वक्फ बोर्ड की एक पिटीशन दाखिल की थी कि जो इमाम है, जो स्थायी इमाम है और अस्थायी इमाम है, इनको सैलरी दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला और केंद्र को डायरेक्शन दिए कि तमाम मस्जिदों को स्थायी और अस्थायी जो इमाम है उनको 1 दिसंबर 1993 से उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन का मतलब जो मुसलमानों में शरिया, कुरान, ये वो जो दुनिया भर की पढ़ाइयाँ हैं, वो उसकी पढ़ाई के हिसाब से उनको सैलरी दी जाए और मिनिमम 18,000 सैलरी दी जाए। तो उस समय 2011 तक कुल जो इमाम थे वो थे आपका करीबन 18 लाख के आसपास थे और इस समय 35 से 40 लाख हैं। 7 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ इमामों की सैलरी में केंद्र सरकार खर्च कर रही है। क्या किसी हिंदू पुरोहित के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए, हिंदुओं के पंडितों के लिए इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है? नहीं लिया। तो हमारे यहाँ नहीं, जो सेकुलर, जी, जो देखिए सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है और जो लेफ्ट लिबरल है, वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक सब में छाए हुए हैं और उनके चलते ये सारी दुर्दशा हो रही है। ये तमिलनाडु का एक केस आपने पढ़ा होगा कि एक 1600 साल पुराना जो गांव था और उसका टेम्पल था, उस पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा है। इनके 1400 कुछ साल तो इनके धर्म को अभी पैदा हुए हुए हैं, 1600 साल पुराना गांव और मंदिर पे ये अपना हक जमा रहे हैं। तो ये तो क्या है, हम लोगों की कमजोरी के चलते ये सारा खेल खेल रहे हैं सर। देखिए, अब दिल्ली के अंदर भी कहते हैं कि इनको, इनके पास जो है ना, यहाँ पे 200 जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम कर रहे हैं। अभी जो हिमाचल के अंदर हुआ, वहां पे जो एक झगड़ा करना शुरू कर दिया इन्होंने, एक मॉस्क बना दिया, वो कहते हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। और ओवैसी की अपनी स्टेटमेंट है कि यूपी के अंदर 1,21,000 एकड़ वहां पे जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, और कहते हैं 1,12,000 के पास के तो उनके पास पेपर नहीं है, तो इलीगल तरीके से लेके बैठे हैं। मतलब जहां पे अपना बोर्ड लगा दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, कैसे इसको रोका जाएगा? अभी दिल्ली में आपने हाल फिलहाल में उन्होंने हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और जो विष्णु स्तंभ हम जिसको कहते हैं जो कुतुब मीनार में लगा है, उस पर क्लेम कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। और 2013 मार्च में यूपीए सरकार ने जाते जाते प्राइम लोकेशन में 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दी। वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया 2013 में इन्होंने संशोधन करके, उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। मतलब इस तरह से हो गया कि हम लोग बचपन में खेलते थे, एक टोपी रख देते थे बीच में और सारे लड़के घेरा बना के उसका चक्कर लगाते थे, और जो उस पर ये टोपी किसकी की जो पहन ले उसकी, फिर मारा मारी मस्ती थी, जो टोपी उठा के पहन लेता था तो टोपी उसकी हो जाती थी। तो इनका आलम ये हो गया कि जहां ये हाथ रख देते हैं वो प्रॉपर्टी वक्त की हो गई। आज आप मान लीजिए गुड़गांव या नोएडा में रह रहे हैं, आपने बंगला बनाया है, जीवन भर की मेहनत से पसीने की कमाई से आपने बनाया, कल से वक्फ बोर्ड क्लेम कर देगा कि ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एक इनका वक्फ ट्रिब्यूनल है जिसमें सारे मियाँ भाई बैठे हैं सुनने वाले, आप वहां अपील करिए, उनको अगर सेट हो गए वो तो ठीक है, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी गई। आपने देखा होगा कि अंबानी के एंटालिया पे भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस सरकार होती तो अभी तक तो अंबानी के हाथ से एंटालिया भी चला जाता कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो इस पे एक बात देखिए कि इन पे नकेल कैसे लगाई जाए, कैसे रोका जाए इनको, क्या कोई तरीका है हमारे पास रोकने का? ये अभी जो वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल लेके आए हैं जिसका नाम है यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, अभी ये जेपीसी के पास गया, अभी जेपीसी ने राय मंगाई थी, 13 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट थी। अब वो सारी राय आई है, उसके बाद
पे मंथन होगा, संसद में पेश होगा, और अगर सरकार की मंशा होगी तो सरकार उसको कानून बना के लेकर आएगी। लेकिन एक कानून और बनकर बात है ना होगा। हाँ जी। लेकिन एक और बात है ना कि क्या सरकार के पास इतनी मेजोरिटी है, जो कि टीडीपी ने कह दिया है। और स्पेशली आप देखिए सीआईए बड़ा इंटरेस्टेड है, अमेरिकन सीआईए, जो इनकी कौंसल जनरल है आंध्रा के अंदर यूएस की, वो टीडीपी के चीफ से मिली, वो बाकी लीडरों से मिली, ओवैसी से मिली और इसी पे बात की। उसी के बाद एक स्टेटमेंट आ गई चंद्रबाबू नायडू की कि हम वक्फ बोर्ड के ऊपर सेंटर को सपोर्ट नहीं देंगे, और ओवैसी तो वैसे ही खिलाफ है, वो तो बिल्कुल करेगा ही नहीं। तो उस पे अब सेंटर क्या कर सकता, हो सकता है कल नीतीश कुमार भी कहें कि मैं तो मुस्लिम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी है अगले साल। तो क्या सेंटर इस पे कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो 240 एमपी, अगर अपने आप एमपी देखो तो पार्लियामेंट के जो लोकसभा के अंदर। देखिए, बीच में जैसे आपको याद होगा, चिराग पासवान ने भी बीच में आवाज उठाई थी, चिराग पासवान को चुप करा दिया गया। नीतीश कुमार के जो थे त्यागी जी, केसी त्यागी, जिनको जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक पर्सन बनाया था, चीफ नेशनल स्पोक पर्सन, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ 2-3 इस तरह के स्टेटमेंट दिए, उनको बाहर कर दिया। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती राजधानी बनाने के लिए भरपूर पैसा चाहिए था, वो पैसा उनको मिल चुका है। नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, आंध्र प्रदेश को भी चाहिए था, दोनों को वो ना देके भरपूर बजट दे दिया गया है। आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार की आवाज नहीं आ रही। चंद्रबाबू नायडू ऐसा है तो पक्के हिंदूवादी, और उनका जो उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण, उसके रहते वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। राजनीति में क्या होता है सर, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। वो जब वोटिंग का मौका आएगा तो वो सदन से बहिष्कार कर जाएंगे। जो इनका वोट बैंक है, अगर मुस्लिम वोट बैंक है, उसको मैसेज चला जाएगा कि भाई हमने तो विरोध किया, वॉकआउट कर गए, जैसे कि शिवसेना ने किया था, आप याद करिए अभी पिछले सत्र में। तो यहाँ तो फिर वोट की संख्या घट जाएगी बहुमत के लिए, और राज्यसभा में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं है। नहीं, लेकिन इसके साथ क्या कोई दूसरा तरीका भी है पार्लियामेंट को छोड़कर? क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है इसके ऊपर? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज है, वो चीजें समझ रहा है। जैसे मंदिरों पे कब्जा, पहले जब सबरीमाला का केस आया था तो 4-1 से इन्होंने कह दिया जी वहां पे तो आपको लेडी को जाने की परमिशन दे दो। सिर्फ इंदु मल्होत्रा थी जो एक जज, जिसने इसको अपोज किया था। तो आज की डेट पे अगर देखो तो पहले क्या था कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाए, किसी मुसलमान का जो फांसी चढ़ रही है, तब भी सुप्रीम कोर्ट खोल लेता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अपने आप में समझिए कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया है, या अपने डिसीजन ले पाता है। और नेचुरली बात है कि उसको भी क्या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा इसके ऊपर। क्या वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव आ सकता है कि आपको यहाँ से जो इलीगल जमीन इनको कब्जे में उसको छुड़ा लो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा कानून पास होने के बाद, ये 100% सही। सुप्रीम कोर्ट में आपने जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर देखे हैं, आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार है वो अधिनियम ले आती है और सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट मोस्टली आपने देखा होगा किसान उसको छोड़ के, जो कृषि कानून बने थे उनको छोड़ के सारे गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिए हैं। वो 370 ले लीजिए, राम मंदिर का ले लीजिए, आप कुछ ले लीजिए। एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। जस्टिस गोगोई, आपको जैसा सबको पता था कि बड़े लेफ्ट लिबरल थे, और उनके पिता कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे सब में, और वो उन्हीं के जमाने में वो जो पहली बार किसी 4 जजों ने बैठ के पत्रकार वार्ता की थी जिसमें वो भी शामिल थे। उसके कुछ दिनों के बाद मोदी जी की इच्छा हुई कि सुप्रीम कोर्ट घूमा जाए। मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट घूमने गए, गोगोई जी ने उनको अपने चेंबर में आमंत्रित किया, वहां बैठ के चाय पी, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई राम मंदिर की सुनवाई डे टू डे होगी। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो बड़े आराम से की जा सकती है। इस खुले मंच पे बहुत सारी चीजें बोलना ठीक नहीं है, आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। नहीं देखिए, जो 4 जजेस बैठे थे, शायद कोई गुप्ता करके था, आज एक जर्नलिस्ट था जो इसके कांग्रेस के साथ काफी अलाइनमेंट थी, उसी ने खड़े किए थे। इनमें से एक वकील को मैं जानता, एक जज को मैं जानता था, मदन लोकुर। मदन लोकुर, जब मेरा एक केस हुआ था हाई कोर्ट में, उस टाइम पे नए नए वकील थे, तो उन्होंने मेरा केस फाइट किया किसी के कहने पे। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, तो केस फाइट किया। मेरा ट्रांसफर का केस था, इन्होंने फाइट किया केस, और मेरा केस के ना तो कोई पैसे लिए ना कुछ, मतलब थे भी कांग्रेसी,
और उस टाइम पे राज भी था, इंदिरा गांधी का था या कांग्रेस का रूल था। तो इनका मैं जानता हूं कि फेयर भी थे, ठीक है, कांग्रेस में है, लेकिन इन्होंने जैसे रॉक आदमी का उस टाइम पे केस लेने को तैयार नहीं होता था, जो स्पेशल कांग्रेस का आदमी हो, केस भी लिया है, जितवाया भी। और उस टाइम पे जब केस इनका था ना, तो एक यू आर ललित जो थे, यू ललित, जो यू सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, यू ललित, उनके जो फादर थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट से डिसमिस होके आए थे इमरजेंसी के टाइम में, और वो पहला केस जो लिया मेरा लिया, दोनों ने कोई पैसा नहीं लिया, मेरे पास था भी नहीं पैसा, मैं दे भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट सर्वेंट कहां से इतने पैसे देगा हाई कोर्ट के अंदर। तो वो भी इसमें बैठे थे, और उनकी मैं इज्जत भी बहुत करता हूँ कि उसके बाद क्या था कि जैसे हम जाए, बड़े हाई फाई तो थे, लेकिन जब जाते थे तो कहते कि भाई चलो ऐसा करते हैं, चाय कॉफी पीना, कई बार कहते चलो ऐसा करते हैं, बंगाली मार्केट चलते हैं, भटूरे खाएंगे। मैं और मेरे एक दोस्त होते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जरा भटूरे वटूरे खाने का काफी शौक है। तो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई थी कि उस टाइम पे बैठ गए भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल पे क्या, एक सपोजिंग कि उन्होंने जैसे हड़ताल कर लो या जैसे एक प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे, और उससे कांग्रेस का रूल जरूर था, लेकिन इन्होंने बहुत से डिसीजन, इवन जो मदन लोकुर ने, उन्होंने कोई कांग्रेस के फेवर में नहीं दिए, इंडिपेंडेंट उनकी असेसमेंट थी अपनी। लेकिन अब जो बात आती है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या इस जमीन को छुड़ा सकते हैं? क्या यही इस तरीके से भारत चलता रहेगा? हम गुलाम बन के रह गए। हम पहले यहाँ पे भी गुलाम थे अंग्रेजों के, फिर अब यहाँ पे मुसलमानों के गुलाम बन के आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग। और देखिए, जो लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को जो मतलब यहाँ से कमाई करते हैं, वो तो बहुत से जो पैसा वो टेररिस्टों को भी जाता है, सबको पता है इस बात का, मुस्लिम के प्रमोशन के ऊपर जाता है। तो हिंदुओं के लिए खतरा तो बना हुआ है इस चीज का। तो अब मोदी की बात करें तो मोदी ने ये कहा था कि थर्ड टेन्योर के अंदर जो मेरा जो हम काम करेंगे वो होगा मेन कोर्स। उससे पहले तो स्टार्टर थे, तो ये भी उम्मीद थी कि पीएम मोदी अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा झटका तो लगा। लेकिन कोई लोग सोचते हैं कि झटका लगा, पीएम मोदी कमजोर हो गए। पीएम मोदी कमजोर नहीं हुए, एजेंडे उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यह लगता है कि पीएम मोदी पूरे पावर में आ जाए तो शायद बड़े स्मूथली इसको पास कर लेते हैं, लेकिन अब उनको अपोजिशन पे डिपेंड करना पड़ता है या क्या है। स्ट्रेटेजिस्ट आदमी है, सोच समझ के काम करते हैं, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी जरूर कोई रास्ता ढूंढ करके वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो इलीगल कंट्रोल पे, उसको हटा लेगी। देखिए, आपने एक चीज पे गौर की नहीं किया कि गोगोई जी भी रिटायर होने वाले थे राम मंदिर डिसीजन के पहले, डीवाईसी भी रिटायर होने वाले, और उनके यहाँ गणपति की आरती में मोदी जी पहुंच गए थे। ये क्या है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होती है, सिंबॉलिक इंडिकेशंस हैं, जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी वाले बात है। आज का कल का आप डीवाईसी का स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मामला कहाँ जाएगा। तो ये अब आगे नहीं चलेगा। ये मैं आपके दर्शकों से बिल्कुल खम ठोक कर कह सकता हूं कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। वक्फ बोर्ड की नकेल कसी जाएगी धीरे धीरे। जो मोदी जी ने कहा था कि इनका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है उसको मैं खत्म करके मानूंगा, और ये 5 साल में जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ही को तो डर है कि मोदी 5 साल रह गए तो हमको टोटली खत्म कर देंगे। तो ये इकोसिस्टम ही अल्लाह बचा रहा है। बाकी मोदी जी कमजोर नहीं हुए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मोदी जी आज भी स्ट्रांग है। उनकी इमेज, आज कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसा राजनेता के विश्व में बता दीजिए कि जो आज की डेट में यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करवा सकता हो, जिसको दोनों देश स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये बंदा ठीक है। नहीं, देखिए आज जितने भी लोग गए यूक्रेन के अंदर, किसी ने बात नहीं की वार खत्म कर दो, सब वार को बढ़ाने के चक्कर में गए। मोदी पहले आदमी थे जो यूक्रेन के अंदर गए वार खत्म करने की बात की। वैसे भी जैसे मोदी ने कहा था थर्ड टेन्योर, पहले विजिट हुई रशिया की, इनसे पहले बहुत सी बातें की पुतिन से, फिर गए यूक्रेन, और अब जो यूएन के अंदर गए हैं, यूएस के अंदर गए हैं, फिर दोबारा जेलेंस्की से मिले हैं, उनको फीड कर रहे हैं कि पीस इज इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से जो यूएस की गवर्नमेंट है वो डिस्टर्ब है, और इसी की वजह से वो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इसी की वजह से राहुल गांधी को वहां बुलाया गया यूएस के अंदर सीआईए के द्वारा, उकसाने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। खैर, पीएम मोदी पे भरोसा सबको है कि पीएम मोदी जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। बहुत इन्होंने कठिन टाइम देखा है, जबकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब पीएम थे तो पूरी मेहनत से इन्होंने काम किया देश को आगे बढ़ाने में और देश को प्रोटेक्ट करने में। तो मैं आपसे चाहूंगा कंक्लूडिंग आप रिमार्क दीजिए, फिर इसके बाद हम इसको बहस को खत्म करते हैं, डिस्कशन को। देखिए, ये जो वक्फ वाला है ये सीधा सीधा लैंड जिहाद है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ लैंड जिहाद है। इनको जब अपना सिविल मैटर्स होते हैं उसमें तो वो कहते हैं कि साहब आपका संविधान को हम मानेंगे,
और जब क्रिमिनल मेटर्स होते हैं, नहीं सॉरी, जो क्रिमिनल मेटर होते हैं उसमें संविधान मानते हैं, और जो सिविल मैटर होते हैं उसमें वो शरिया का आड़ ले लेते कि हमारी शरिया में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दोहरापन जो शुरू से चला आ रहा है, इनको बिगाड़ने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी बेसिकली खुजा इस्माइली मुसलमान थे। उनका वो पूरा किसी दिन आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू से ही आजादी के जब होने वाली थी, जब 1946 में 16 अगस्त को जिन्ना ने ये डिक्लेयर किया था कि बिल्कुल, कलकत्ता में जो उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ, गोपाल पाठा ने उसको अपोज किया था। उन्होंने उसको कहा कि गोपाल पाठा ने रुकवाया था। अगर गोपाल पाठा नहीं होते तो पता नहीं लाखों हिंदू मारे जाते। हाँ, तो सबरमती क्या नाम है उसका, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। खैर मैंने इस पर हाँ। वीडियो बनाया जो अभी एक्चुअली सिर्फ मेरा चैनल थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, या मतलब अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। जैसे मोनेटाइज होगा तो मैं वीडियो बना के रखा है। मैंने कम से कम 20-25-30 वीडियो बना के रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर्स को क्यों छोड़ा था, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, है ना। खैर कुछ भी हो, महात्मा गांधी तो किसी तरीके से प्रो हिंदू थे ही नहीं। उनको तो मुस्लिम प्रेम जागता ही था। उनको नेहरू का भी बड़ा मुस्लिम प्रेम था। नेहरू डरपोक बहुत थे। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी की बात की है, जैसे उन्होंने दिया है, तो इन्होंने देश को बांटा है, देश को बर्बाद किया। लेकिन फिर भी एक चीज पे मैं जरूर नेहरू गांधी को सपोर्ट करूंगा कि देश का जो विभाजन है वो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बात हुई कि जिहादी यहाँ से चले गए। लेकिन जो दूसरी गलत बात हुई कि हाफ इन्होंने छोड़ दिया, कि जो जिहादी बचे हुए थे उनको यहाँ पे रोक दिया नेहरू ने और गांधी ने। जैसे मऊ के लोग थे वो भी जाना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी पहुंच गए कि आप मत जाइए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हुई। फिर हम और इशूज में बात करते रहेंगे। कभी गांधी जी का जो इस्लामाइजेशन है उस पर बात करेंगे, कुछ और इशूज हैं, और स्पेशली जो इशू है जो हमारे लोगों को छूने चाहिए, जो उनको बहुत सी नॉलेज मिलनी चाहिए। और आपके पास बहुत सी नॉलेज है इस इशू के ऊपर, मेरे पास जरूर कुछ नॉलेज है, कुछ रॉ के ऑपरेशन है उनके बारे में। फिर दूसरी बात है जो फॉरेन रिलेशन है उसके ऊपर मैं खास अपनी नजर रखता हूँ। लेकिन आपके पास जिस तरीके से की नॉलेज है, क्योंकि आप संघ से भी जुड़े रहे, आपने संघ को भी अंदर से देखा, आपने जो बाकी यहाँ पे एंटी नेशनल फोर्सेज है उनको भी देखा, तो फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। मेरा देश महान है। जय श्री राम, जय जय राम।